हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले हम सेल इंजरी की डेफिनेशन देखते हैं। सेल इंजरी क्या है? जब भी सेल किसी भी तरह के स्ट्रेस के सामने, तनाव के सामने या तो किसी भी तरह के इंजरियस एजेंट के सामने एक्सपोज होता है, तब सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस को कहेंगे हम सेल इंजरी। कई सारे इटियोलॉजिकल रीज़न होते हैं सेल इंजरी के, जैसे कि हाइपोक्सिया, इश्चेमिया, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड एट्सेट्रा। तो ये स्ट्रेस की वजह से जब भी सेल के इंटरनल या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे उसे कहेंगे सेल इंजरी। इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं मैकेनिज्म एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी के बारे में। जब भी ये इंजरियस एजेंट सेल के सामने आता है, सेल इंजर्ड होता है, पर वो कौन सी मैकेनिज्म से, कौन सी पैथोजेनेसिस है जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो रहा है। तो मेजोरिटी 5 मैकेनिज्म है। फर्स्ट है डिप्लेटेशन ऑफ एटीपी का कम हो जाना, मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज, तो मिटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा पावर हाउस है उसका डैमेज होना। थर्ड मैकेनिज्म है इनफ्लक्स ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाना, कैल्शियम का जमा हो जाना, और उसकी वजह से जो होम्योस्टेसिस है, जो इक्विलिब्रियम है कैल्शियम का, वो डिस्टर्ब होता है। फोर्थ है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। तो कई मैकेनिज्म से फ्री रेडिकल्स या तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स सेल के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से भी सेल इंजरी होती है। और फिफ्थ मैकेनिज्म है डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन और जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं उसके मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में डिफेक्ट होने की वजह से भी सेल में इंजरी होती है। तो हर एक मैकेनिज्म को हम अभी डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं डिप्लेटेशन ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं एटीपी हमारी करेंसी है। कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। ये एटीपी कम हो जाना, उसका रीज़न हो सकता है एक तो हाइपोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल कम होना। दूसरा हो सकता है केमिकल इंजरी। तो कई सारे केमिकल्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग अल्कली या तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे केमिकल एजेंट की वजह से भी एटीपी है वो डिप्लेट हो जाता है, एटीपी डिक्रीज हो जाता है। और जब ये एटीपी डिक्रीज होगा तब सेल में किस तरह से इंजरी होगी वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के सेल हैं उसमें एटीपी किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पाथवे एंड मेजॉरिटी पाथवे है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि मेजर पाथवे है। सेकंड जो पाथवे है वो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो जब भी सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, तब जो ग्लाइकोजन है उसका यूटिलाइज होता है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। इसे कहेंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे। दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। ये दो मैकेनिज्म है जिससे कि सेल में एटीपी प्रोड्यूस होता है।
पर यहाँ पे क्या है, एटीपी डिप्लेट हो रहा है, एटीपी डिक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या क्या होगा, जब भी सेल में एटीपी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो कौन कौन सी इफेक्ट आएगी वो देखते हैं। सबसे पहली जो इफेक्ट है वो है सोडियम पंप के ऊपर। तो हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पर, मानो कि ये सेल मेम्ब्रेन है और उस सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन में जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसकी वजह से सोडियम आयन अंदर आते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, और पोटेशियम आयन है जो कि बाहर जाते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। इसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। मतलब कि एटीपी का यूटिलाइज करके ये पंप सोडियम को इफ्लक्स करता है, 3 सोडियम आयन को एक्सपेल आउट करता है और सामने 2 पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स करता है। तो 2 पोटेशियम आयन को वो अंदर लेता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही डिफ्यूजन से सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप वो क्या करेगा, एटीपी का यूज़ करेगा फॉर द एनर्जी और 3 सोडियम आयन को एक्सपेल आउट करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर भेज देगा और सामने 2 पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में लाएगा। पर अभी सिचुएशन क्या है कि हमारा जो एटीपी है वो ही रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से जो ये पंप का काम है वो बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा सोडियम का, तो सेल के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन। साथ में पोटेशियम का एक्सपेल आउट हो जाएगा। जब सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, जिससे कि सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, सेल में जो फ्लूइड है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और साथ ही में सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसका भी डायलेटेशन होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट है कि एटीपी के डिप्लेशन की वजह से जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन होगा सोडियम का, पोटेशियम का डिफ्यूज आउट होगा, सेल में स्वेलिंग होगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायलेटेशन होगा। सेकंड इफेक्ट, जब एटीपी रिड्यूस हो रहा है तब क्या होगा, तो जब भी इस्चेमिया की सिचुएशन हो, या तो इस्चेमिया मतलब क्या, ब्लड फ्लो कम हो रहा है। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ऑक्सीजन होना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बंद हो जाएगा। पर हमें एटीपी तो चाहिए ही, तो ये एटीपी जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए ग्लाइकोलिसिस का पाथवे एक्टिवेट होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन का यूटिलाइज होगा फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ग्लाइकोजन यूटिलाइज हो गए, एटीपी प्रोड्यूस करेगा और प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस की वजह से बनेगी वो होगी लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन होगा, स्टार्ट होगा। जैसे ही लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, इंट्रासेल्यूलर पीएच है वो रिड्यूस होगी, पीएच डिक्रीज होगी, मतलब कि एसिडिक पीएच आ जाएगी। और ये रिड्यूस्ड पीएच की वजह से कई सारे एंजाइम्स है जिसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। तो ये सेकंड इफेक्ट हुआ डिप्लेटेशन ऑफ एटीपी का।
कि ग्लाइकोजन यूटिलाइज हो रहा है, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है ताकि पीएच कम हो जाएगी, और ये एसिडिक पीएच में कई सारे एंजाइम्स है जिसकी एक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। जो थर्ड इफेक्ट है डिप्लेटेड एटीपी का, वो है फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप, जिसकी वजह से भी सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलरली कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, और जब ये एक्यूमुलेशन होगा कैल्शियम का, तो जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन है, कैल्शियम के होम्योस्टेसिस की कंडीशन, वो डिस्टर्ब होगी, जिससे कि कई सारे सेल्यूलर कंपोनेंट पर डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। फिफ्थ इफेक्ट है रिबोसोमल डिटैचमेंट। तो जैसे कि हमने देखा कि आगे सेल्यूलर स्वेलिंग हो रही है, सेल्यूलर स्वेलिंग की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका डायलेटेशन हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो रिबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जो रिबोसोम प्रेजेंट है वो डिटेच होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से दूर हो जाएंगे, और जो रिबोसोम पोलिसोम फॉर्म में थे, मतलब कि 2 रिबोसोमल यूनिट साथ में थे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हो जाएंगे मोनोसोम फॉर्म में, दोनों यूनिट सेपरेट हो जाएगी। अगर रिबोसोम के दोनों यूनिट सेपरेट हो रहे हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रिड्यूस होगा। तो इस तरह फोर्थ इफेक्ट है रिडक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द डिप्लेटेशन ऑफ एटीपी। जो फिफ्थ इफेक्ट है वो है जब भी सेल में ऑक्सीजन या तो ग्लूकोज का डिप्राइवेशन होगा, डेफिशिएंसी होगा, तो प्रोटीन का मिसफोल्डिंग होगा, साथ ही में ये प्रोटीन से जो कि सेल को इंजर्ड कर सकते हैं या तो सेल की डेथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी एटीपी डिक्रीज होगा तो एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी रिड्यूस होगी, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बंद होगा, इसकी वजह से ग्लाइकोजन का यूटिलाइज होगा फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी और एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होगी। तीसरा, कैल्शियम पंप का फेलियर हो रहा है तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, सेल्यूलर कंपोनेंट पे डैमेजिंग इफेक्ट आएगी। चौथा, जो रिबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटेच होने स्टार्ट हो जाएंगे, पोलिसोम कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोसोम में, प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस होगा। और फिफ्थ, जो प्रोटीन्स है उसका मिसफोल्डिंग होगा, और ये अनफोल्डेड या तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है जो सेल इंजरी या तो सेल डेथ भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म हुई फॉर द पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। ये समरी है कि जब भी इश्केमिया या तो हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, एटीपी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से सोडियम पंप की एक्टिविटी कम हो रही है, सोडियम, वाटर और कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो रही है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, पीएच डिक्रीज होगी, दैट इज एसिडिक पीएच होगी, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन प्रेजेंट है उसका भी क्लम्पिंग हो सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट है रिबोसोमल डिटैचमेंट एंड डिक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड मैकेनिज्म है मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो सेकंड पैथोजेनेसिस है मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज। जैसे कि हम जानते हैं मिटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस है, वहाँ से ही बहुत सारी एटीपी या तो एनर्जी जनरेट होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से ही कई सारे इंजरियस एजेंट या तो टॉक्सिन्स या तो हाइपोक्सिया के लिए मिटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट टारगेट है फॉर द सेल इंजरी। अब जब मिटोकॉन्ड्रिया इंजर्ड हो रहा है
तो हमें कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे मिटोकॉन्ड्रिया में। तो एक उसमें वैक्यूल्स बन जाएंगे, अभी हम आगे देखेंगे वैक्यूल्स बन जाएंगे। और दूसरा क्या है कि मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम के एमोर्फस सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब कि मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कौन कौन सी एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे कि मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। तो एक मैकेनिज्म है साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल का इंक्रीज होना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, मतलब कि फ्री रेडिकल्स की वजह से, फोस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन होने की वजह से, या तो लिपिड ब्रेकडाउन होने की वजह से। ये वजह से जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज हो सकता है। अभी देखते हैं कि जब भी मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो भी गया तो उससे क्या इफेक्ट आएगी सेल पर। जो फर्स्ट इफेक्ट है वो मिटोकॉन्ड्रिया में जो हाई कंडक्शन चैनल है वो बनेगी। तो मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हाई कंडक्शन चैनल बनेगी जिसे कहेंगे मिटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। ये ट्रांजिशन पोर की वजह से जो मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का फेलियर हो जाएगा, और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो रहा है तो एटीपी का डिप्लेशन होगा। जो सेकंड इफेक्ट है वो क्या है कि मिटोकॉन्ड्रिया के इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कई सारे एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम सी एंड कैस्पेसिस। ऐसे प्रोटीन्स जो इनडायरेक्टली एपोप्टोसिस इंड्यूस कर सकते हैं। एपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ, सेल की डेथ कर सकते हैं। तो जब मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गए तो ये एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो रिलीज हो गए, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है या तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो जनरेट हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स, तो मिटोकॉन्ड्रिया में इंजरी होगी। साथ ही में एटीपी प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। जो पोर्स बन रहे हैं ट्रांजिशन पोर, इसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस होगा और एटीपी प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है, दैट इज सेल डेथ। दूसरा, मिटोकॉन्ड्रिया में से रिलीज होंगे एपोप्टोटिक प्रोटीन साइटोक्रोम सी and other proteins which can induce the apoptosis, that is cellular death. थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड पैथोजेनेसिस है इन्फ्लक्स ऑफ इंट्रासेल्युलर कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल इंट्रासेल्युलरली बढ़ रहा है और कैल्शियम का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए भी जो रीज़न हो सकता है वो है इस्चेमिया, दैट इज डिक्रीज ब्लड फ्लो विच कैन लीड टू द हाइपोक्सिया, एंड दैट्स वाई देयर इज अ इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये कई सारे दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि एक एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है एटीपीएज, तो वो एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा, इसकी वजह से एटीपी डिप्लेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है फोस्फोलाइपेज, तो वो फोस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन करेगा। जैसा कि हम जानते हैं फोस्फोलिपिड एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इन द मेम्ब्रेन, क्योंकि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, फोस्फोलिपिड से एंड प्रोटीन से। यहाँ पे फोस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है तो वो फोस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, जिससे कि मेम्ब्रेन डैमेज होगी। तीसरा एंजाइम है प्रोटीएज, तो वो प्रोटीन को ब्रेकडाउन करेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन भी डिफेक्टिव होंगे, मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा।
साथ ही में जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है वहाँ पे भी वो डैमेज करेगा। फोर्थ एंजाइम वो है एंडोन्यूक्लियेज, जिसकी वजह से जो डीएनए और क्रोमाटिन है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा। तो कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने की वजह से कई सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं और वो डिफरेंट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। यहाँ पे देखिए समरी है, अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा, फॉस्फोलिपिड का लेवल डिक्रीज होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा। प्रोटीएज एक्टिवेट हो रहा है, प्रोटीन को डिस्टर्ब करेगा, प्रोटीन को डैमेज करेगा। एंडोन्यूक्लियेज एक्टिवेट हो रहा है, डीएनए और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। एटीपीएज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एटीपी को डिक्रीज करेगा। और जैसा कि हमने मिटोकॉन्ड्रियल इंजरी में बात की, जब साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, मिटोकॉन्ड्रिया में जो ट्रांजिशन पोर है वो इंक्रीज हो गए, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, इसकी वजह से एटीपी डिक्रीज हो गए। फोर्थ मैकेनिज्म है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अभी ये जो फ्री रेडिकल्स है, जिसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कहा जाता है, वो कैसे जनरेट होते हैं? तो कई सारे हमारी नॉर्मल मिटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अभी क्या है ये फ्री रेडिकल्स? तो फ्री रेडिकल्स ऐसे केमिकल स्पीसीज हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये फ्री रेडिकल्स हैं जो कई सारे लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर सकते हैं। हमारे सेल में नेचुरली एक डिफेंसिव सिस्टम भी प्रेजेंट होती है जो ये फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर सके, उसको डैमेज कर सके, ताकि फ्री रेडिकल्स से होने वाली इंजरी से हम बचा सके अपने सेल को। पर जब ये फ्री रेडिकल्स जनरेटिंग और रेडिकल्स स्कैवेंजिंग सिस्टम के बीच में इम्बैलेंस होता है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है। मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि सेल इंजरी कर रहे हैं। कई सारे इटियोलॉजिकल रीज़न है जिसमें फ्री रेडिकल मेडिएटेड इंजरी देखी जा सकती है, जैसे कि केमिकल और रेडिएशन इंजरी में, इस्चेमिया रीपरफ्यूजन इंजरी में, सेल्यूलर एजिंग एंड ड्यूरिंग द फेगोसाइटोसिस। यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल इंजरी हो सकती है। कई सारे पाथवे है जिससे कि ये फ्री रेडिकल्स जनरेट भी होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, अल्ट्रावायोलेट या तो एक्सरेज, उसका जब एब्जॉर्प्शन होगा तब ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। सेकंड, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजेनियस केमिकल और ड्रग्स। तीसरा, नॉर्मल रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी कई फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जैसे कि ये फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस में जनरेट होते हैं। जो फोर्थ मैकेनिज्म है वो है आयन और कॉपर जैसे ट्रांजिशन मेटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की प्रोसेस को कैटालाइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और फिफ्थ मैकेनिज्म है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारी बॉडी के कई सेल है जो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करेगा एज अ फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है? तो एक, ये फ्री रेडिकल्स
मेम्ब्रेन में लिपिड पेरोक्सीडेशन कर सकते हैं, उसकी वजह से मेम्ब्रेन में एक्सटेंसिवली डैमेज हो सकता है, साथ में सेल्यूलर ऑर्गेनल्स और सेल्यूलर डैमेज हो सकता है। दूसरा, ये फ्री रेडिकल्स प्रोटीन्स का ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे कि प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। और थर्ड है, ये डीएनए को डिफेक्टिव कर सकते हैं, और ये डीएनए की डिफेक्ट नॉर्मल सेल को मलाइग्नेंट सेल में कन्वर्ट कर सकती है, मतलब कि कैंसरियस सेल में कन्वर्ट कर सकती है। अभी हमारी बॉडी के पास जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है टू रिमूव दिस फ्री रेडिकल्स, दे आर द एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि विटामिन ए, ई एंड द एस्कॉर्बिक एसिड, एंड सेकंड है एंजाइम्स। कई ऐसे एंजाइम्स हैं जो ये फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर सकते हैं, जैसे कि केटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड द ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। तो ये हमने बात की फ्री रेडिकल्स से होने वाली सेल इंजरी के बारे में। फिफ्थ मैकेनिज्म है डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो हमने आगे भी देखा कि कई सारे रीजंस हैं जिससे कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में डिफेक्ट हो रहा है। जनरली इंक्रीज होती है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, जैसे कि ड्यूरिंग इस्चेमिया या ड्यूरिंग एटीपी डिप्लेशन या ड्यूरिंग कैल्शियम मॉड्यूलेटेड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। तो कई सारी रीज़न की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट आ सकती है। अदर बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो कि मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है वो है डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, मिटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, साइटोस्केलेटन एबनॉर्मालिटी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड द लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। ये हर एक हमने आगे देख रखी है कि कैसे फ्री रेडिकल्स मेम्ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो लिपिड पेरोक्सीडेशन कर सकते हैं। मिटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से भी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ सकता है। तो ये कई सारी मैकेनिज्म हैं जिससे कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में डिफेक्ट हो सकता है। अभी जैसे कि फ्री रेडिकल्स है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो वो लिपिड पेरोक्सीडेशन कर रहा है, उसकी वजह से फॉस्फोलिपिड लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, और मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन होगा और अल्टीमेटली मेम्ब्रेन डैमेज होगा। सिमिलरली जब प्रोटीएज का एक्टिवेशन हो रहा है तो वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन और साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट प्रोटीन को डैमेज करेगा, जिससे भी मेम्ब्रेन डैमेज होगा और सेल की इंजरी होगी। अभी ये मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या इफेक्ट होंगे। अगर ये मेम्ब्रेन मिटोकॉन्ड्रिया का है तो मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से, जैसे कि हमने देखा, परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर इंक्रीज हो जाएंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा, एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, साथ ही में वो एपोप्टोटिक प्रोटीन को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से सेल्यूलर डेथ हो सकती है। अगर ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक बैलेंस और साथ में फ्लूइड और आयंस का बैलेंस भी लॉस हो जाएगा, और साथ ही में सेल्यूलर कंटेंट का भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो रही है तो पूरा सेल भी ब्लास्ट हो सकता है। और अगर ये मेम्ब्रेन लाइसोसोम की है तो लाइसोसोम का मेन काम है डाइजेशन का, जो सेल्यूलर डेब्रीज है उसको डाइजेस्ट करेगा। जब ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इंजर्ड होगा तो लाइसोसोम में से कई सारे एंजाइम्स रिलीज हो गए, जैसे कि आरएनएस, डीएनएस, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, ग्लूकोसिडेज, कैथेप्सिन, और ये एंजाइम की वजह से कई सारे जो प्रोडक्ट है वो बायोकेमिकल सब्सटेंस है वो उसका डाइजेशन होगा, जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा,
आरएनए है तो वो आरएनए को डैमेज करेगा, डीएनए का डैमेज होगा, ग्लाइकोजन का, और ये सारे रीज़न की वजह से सेल का नेक्रोसिस हो सकता है, दैट इज सेल डेथ हो सकती है। तो इस तरह से टोटल 5 पैथोजेनेसिस है फॉर द सेल्यूलर इंजरी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।